जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। आइए दक्षेस के बारे में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में शार्क बोला जाता है। सार्क देशों के बारे में देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, SAARC। ठीक है, ये SAARC जिसे सार्क बोला जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई। देखिए, याद रखिएगा कि ढाका में जो सार्क की स्थापना की गई वो सार्क चार्टर के द्वारा की गई। सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किया गया, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र या अधिकार जो पत्र होता है, उसको चार्टर बोला जाता है। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना की गई, सार्क की। देखिए, सार्क की जब स्थापना की जा रही थी तो उस समय 7 जो देश थे उनके द्वारा सार्क की स्थापना की गई, जिन्हें संस्थापक देश बोला जाता है। वर्तमान समय में सार्क में 8 देश हैं। 2005 में अफगानिस्तान सार्क में जुड़ा। तो आइए देखते हैं इसे। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम 1980 में सामने आया था। 7 संस्थापक देश जिन्होंने क्या, जब सार्क की स्थापना की, उन देशों को क्या बोला जाता है? संस्थापक देश। जब सार्क की स्थापना की गई तो उस समय 7 देश थे जिन्हें संस्थापक देश बोला जाता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। अभी इन्हें तरीका भी बताऊंगा याद करने का, एक क्रम से। श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में सार्क का नया सदस्य बना। 8वां सदस्य कौन है? अफगानिस्तान है। 2005 में ये सार्क में शामिल हुआ। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? सार्क का मुख्यालय एवं सचिवालय नेपाल के काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में है। वहाँ पर सार्क का हेडक्वार्टर है। अब सार्क के सिद्धांत क्या हैं उसको देखते हैं कि सार्क का उद्देश्य क्या है। इसका सिद्धांत है कि सार्क के फ्रेमवर्क के तहत सहयोग निम्नलिखित सिद्धांतों पर इसका आधारित है। क्या करना है कि संप्रभु समानता, मतलब जो भी सार्क देश हैं उनके मध्य क्या होगी? समानता होगी। कोई देश बड़ा कोई देश छोटा नहीं होगा। क्षेत्रीय अखंडता होगी, मतलब किसी भी देश को तोड़ा नहीं जाएगा। सबको ना तोड़ने की जो नीति है, अखंडता की जो नीति है, उसका पालन करना पड़ेगा। राजनीतिक स्वतंत्रता है। अन्य राज्यों के साथ आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, मतलब क्या है कि अन्य राज्यों के जो भी आंतरिक मामले होंगे उसमें जो अन्य जो सार्क देश हैं वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर भी ये सिद्धांत है वो कार्य करता है। पारस्परिक लाभ कैसा? अब सार्क के देशों के मध्य क्या होगा? व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। सार्क देश मान लीजिए कोई खेल का आयोजन करते हैं, जिस प्रकार कॉमनवेल्थ गेम है, ब्रिटेन का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो उसका आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार सार्क देश जो खेलों का आयोजन करेंगे जहां सार्क देश पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये सब क्या होता है कि व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, पारस्परिक लाभ का जो सिद्धांत है उस पर भी आधारित है। इस प्रकार का क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग का विकल्प न होकर उसका एक पूरक होगा। तो है क्षेत्रीय सहयोग अन्य द्विपक्षीय बहुपक्षीय दायित्वों के साथ असंगत नहीं होगा। मतलब अगर आपके जो अन्य देशों के साथ तो भी संबंध होंगे तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है। अब सार्क देश हैं, ये मैप है। इस मैप में सार्क देश को याद करने का तरीका क्या है? उन देशों की जो राजधानी है उसको भी देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने का जो तरीका है, मालदीव, श्रीलंका। पढ़ने का तरीका कैसे है याद करिएगा? मालदीव, श्रीलंका, मालदीव, श्रीलंका याद करिएगा साथ साथ। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान 2005 में शामिल हुआ। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 7 हैं संस्थापक सदस्य। ठीक है, एक बार और देखते हैं जो आपके सार्क देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले मालदीव की राजधानी है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो थी। अब वर्तमान समय में श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरकुट्टे है। श्री जयवर्धनपुरम है इसकी राजधानी। इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। यहीं पर सार्क का क्या है? हेडक्वार्टर है।
भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू भूटान की राजधानी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये। अब आपके जो क्या हैं शार्क के देश हैं। वर्तमान समय में शार्क के 9 पर्यवेक्षक जो सुपरविजर जो देश हैं वो सदस्य देश हैं। सुपरविजर मतलब जो देखभाल करने वाले, जो सहयोग करने वाले जो देश है, इसमें 9 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएई है, यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब संगठन के कार्य क्या हैं, शार्क के कार्य क्या हैं, किस लिए शार्क का गठन किया गया है, उसको देखते हैं। मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन। शार्क जो देश हैं वहाँ क्या करना है, मानव संसाधन जो है उसको विकास करना है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, शिक्षा उनको देनी है, और साथ ही साथ पर्यटन का विकास भी इन क्षेत्रों में करना है। ये शार्क का उद्देश्य है। ठीक है, उसके कार्य हैं कृषि एवं ग्रामीण जो विकास है उसके क्षेत्र में काम करना है, पर्यावरण के क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के साथ में निपटना है, और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काम करना है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना है, आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा देना है, सामाजिक जो भी मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर क्या सहयोग की एक भावना होगी, सहयोग किया जाएगा आपके सामाजिक मुद्दों पर। सूचना एवं गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भी क्या काम किया जाएगा, मतलब किसी प्रकार की अगर कोई सूचना होगी वो शार्क देशों के मध्य क्या बांटी जाएगी। और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को खत्म, उन्मूलन का मतलब होता है खत्म करना, तो गरीबी को खत्म करने के जो भी विकल्प होंगे उन विकल्पों पर भी क्या शार्क देशों के जो सदस्य देश हैं उनके मध्य क्या आपस में सहमति होगी। ऊर्जा परिवहन के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहयोग देखा जाएगा। शिक्षा, सुरक्षा, संस्कृति और अन्य जो भी क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में सहयोग की भावना होगी, सहयोग किया जाएगा शार्क देशों के मध्य। ये शार्क जो संगठन है उसके कार्य हैं। शार्क का उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना है। ये जो पर्यटन के क्षेत्र हो गए, सामाजिक जो मुद्दे हो गए, गरीबी उन्मूलन, तो इन सभी का उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उनके कल्याण को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है तथा उनकी क्षमताओं को आकलन करना है। उनकी जो क्षमता है उनको भी आकलन करना है कि गरीब है व्यक्ति, अगर उसके पास क्षमता है तो उसको क्या अवसर दिया जाएगा। दक्षिण एशिया के देशों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं उसे मजबूत करना है, ये शार्क का उद्देश्य है। एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, आपसी विश्वास और समझ को बढ़ावा देना है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना एवं सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना। आप जानते हैं जो सार्क देश हैं वहाँ पर देखो गरीबी, शिक्षा, मानव संसाधन में देखिए तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, इन सभी में क्या है कमी देखी जाए, क्योंकि ये सभी क्या है विकासशील देश हैं। कुछ तो एकदम ही मतलब जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ये सब क्या है गरीब देश हैं। अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को भी मजबूत बनाना है, ये शार्क का उद्देश्य है। समान हितों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। जो भी सार्क देश होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर जाएंगे तो आपसी सहयोग को क्या बढ़ावा दिया जाएगा। जो भी मुद्दा होगा वो शार्क का जो मुद्दा होगा वो आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठनों के साथ समान उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के साथ सहयोग करना है। अब जो सार्क हैं उसके जो प्रमुख अंग हैं उसको देखते हैं कि राष्ट्र या सरकार के प्रमुखों की बैठक होती है शार्क में। ये बैठकें आमतौर पर वार्षिक आधार पर वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। विदेश सचिवों की स्थायी समिति होती है। समिति संपूर्ण निगरानी एवं समन्वय स्थापित करती है, प्राथमिकताओं को निर्धारित करती है कि किन क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों शामिल किया जाएगा, किन क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में रखा जाएगा। ये क्या करती है, जो विदेश सचिवों की स्थायी समिति होती है वो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का निर्धारण करती है, संसाधनों को संगठित करती है और परियोजनाओं तथा वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान करती है। आपकी शार्क देश में जो वित्त सचिवों की स्थायी समिति होती है वो। अब इसका जो सचिवालय है उसको देखते हैं। सार्क सचिवालय की स्थापना कब की गई? 16 जनवरी 1987 को। इसकी हेडक्वार्टर सचिवालय अगर देखेंगे कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में। शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में।
इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी, एसोसिएशन की बैठकों से संबंधित सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं सार्क के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। जो सचिवालय होता है वो क्या करता है कि जो भी समन्वय होता है, निगरानी संबंधी जितने भी कार्य होते हैं, एसोसिएशन की, सार्क देशों की जो बैठक होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जो भी बैठक होती है, उनके मध्य क्या करता है, एक गठजोड़ स्थापित करता है ये सचिवालय। इसके सचिवालय में महासचिव, 7 निदेशक एवं सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल होते हैं। जो सचिव होते हैं उनकी नियुक्ति रोटेशन बेसिस पर मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। महासचिव की जो नियुक्ति होती है वो रोटेशन बेसिस पर, मतलब एक आया तो उसके बाद दूसरा आएगा, इस प्रकार से मंत्रिपरिषद द्वारा 3 साल के लिए की जाती है। जो महासचिव होता है सार्क देश में, अगर किसी देश का एक बार महासचिव बना तो अगली बार दूसरे देश का बनेगा, इस प्रकार रोटेशन बेसिस पर वहाँ महासचिव का गठन किया जाता है 3 साल के लिए। सार्क के विशेष जो निकाय हैं उसको देख लेते हैं। कोष कौन देता है इनको, जो वित्त होता है वो कौन उपलब्ध कराता है। सार्क विकास कोष है, सार्क डेवलपमेंट जो फंड है, इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं का वित्त पोषण करना, गरीबी उन्मूलन और विकास संबंधी जितने भी कार्य होते हैं उसके लिए क्या करता है, वित्त की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। आपका एसडीएफ जो है, एसडीएफ का शासन सदस्य देशों के वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों से गठित एक बोर्ड द्वारा किया जाता है। एसडीएफ की गवर्निंग काउंसिल बोर्ड के कार्यों की देखरेख करती है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, अब देखो दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय भी होंगे। भारत में अवस्थित दक्षिण एशिया जो विश्वविद्यालय है एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए डिग्री एवं जो प्रमाण पत्र होते हैं, जिस प्रकार से भारत में स्थित जो भी विद्यालय प्रमाण पत्र डिग्री प्रदान करते हैं, उन्हीं के समान इसकी डिग्री मानी जाएगी जो आपके दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन का सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है। वहीं दक्षिण एशिया जो सार्क का सचिवालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है, आपके नेपाल के काठमांडू में। और क्षेत्रीय सहयोग का जो मानक संगठन है उसका जो सचिवालय है वो बांग्लादेश के ढाका में अवस्थित है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के क्षेत्र में सार्क के सदस्य देशों के मध्य समन्वय एवं सहयोग बढ़ाने एवं प्राप्त करने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतर क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। सार्क मध्यस्थता परिषद, यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। याद रखिएगा जो सार्क मध्यस्थता परिषद है वो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। और यह वाणिज्यिक, औद्योगिक, व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और अन्य संबंधी विवादों के उचित और कुशल निपटारे के लिए कानूनी मंच प्रदान करता है। जो आपका मध्यस्थता परिषद है कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अब आगे सार्क और इसका महत्व क्या है उसको समझते हैं। सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है और विश्व की कुल आबादी के 21% लोग सार्क देश में रहते हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% अर्थात 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो सार्क देश हैं, 8 जो सदस्य देश हैं, उनकी इकोनॉमी कितनी है, 2.9 ट्रिलियन है अमेरिकी डॉलर के बराबर है। तालमेल बनाना, यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होने के साथ महत्वपूर्ण उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। सार्क देशों में परंपरा, परिधान, भोजन, संस्कृति एवं राजनीतिक पहलू लगभग समान है, जो उनके कार्यों में तालमेल या सहयोग स्थापित करने में लाभदायक हैं। समान समाधान क्या है सार्क देशों के मध्य? सार्क के सदस्य देशों में समान समस्याएं और मुद्दे विद्यमान हैं। जितने भी मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सभी जो देश हैं उनमें देखना कि समान समस्याएं और समान मुद्दे विद्यमान हैं। अब जैसे मुद्दे क्या हैं, गरीबी, निरक्षरता, मतलब शिक्षा की कमी देखी जाती है, कुपोषण भी देखा जाता है, प्राकृतिक आपदाएं, आंतरिक संघर्ष। और आंतरिक संघर्ष में जैसे अब आतंकवादी संबंधी गतिविधियां, अलगाववाद देखा जाता है, ये सभी आंतरिक संघर्ष देखा जाता है। औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ापन है। कोई भी जो सार्क देश हैं टेक्नोलॉजी के दृष्टि से अगर देखें तो अत्यधिक संपन्न नहीं है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से क्या हुआ, पिछड़ा हुआ है। निम्न जीडीपी वाले क्षेत्र हैं, निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति है यहाँ की। अतः विकास के
सामान्य क्षेत्रों का निर्माण कर तथा विकास प्रक्रिया में आने वाले समस्याओं का समाधान करके वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। जो सार्क देश हैं वे सभी क्या कर सकते हैं, विकास के लिए समान क्षेत्रों का निर्माण करें और विकास की जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें आने वाली समस्याओं का क्या करें, मिलजुल कर सामना करें, मिलजुल कर उन समस्याओं का समाधान करें, जिससे क्या करें, वे अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। आइए, शार्क देश है उसकी जो उपलब्धि है उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मुक्त व्यापार क्षेत्र। शार्क देशों के मध्य क्या है, व्यापार, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैश्विक क्षेत्र में शार्क तुलनात्मक रूप से एक नया संगठन है। शार्क के सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरिया, FTA का गठन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके आंतरिक व्यापारों में वृद्धि होगी तथा कुछ देशों के व्यापार अंतराल में तुलनात्मक रूप से कमी आएगी। अब आगे साप्टा देखते हैं, साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। वर्ष 1995 में शार्क देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित, प्रेफरेंशियल मतलब इनको प्रीफरेंस देने के लिए कि जो शार्क देश हैं उनको प्रथम मतलब व्यापारिक गतिविधियों में उनको प्रथम शामिल किया जाएगा। इसके लिए शार्क देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए साप्टा की स्थापना की गई 1995 में। अब मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसे सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। जो आपका मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ है साप्टा, उसमें क्या था, सूचना प्रौद्योगिकी वाले जो क्षेत्र थे उनको शामिल नहीं किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी को छोड़कर अन्य जो क्षेत्र थे उनका क्या व्यापार किया जाता था। वर्ष 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं के सीमा शुल्क को कम करके इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2016 में। जो आपका मुक्त व्यापार समझौता हुआ था दक्षिण एशिया में। आइए उसको देखें कि साफ्टा क्या है। एक साप्ता और दूसरा साफ्टा। यह दक्षिण एशियाई देशों में एक समझौता है, मुक्त व्यापार का एक समझौता है। साउथ एशिया फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है, जिसके तहत दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन सभी देशों के द्वारा इसका गठन किया गया था। और 2005 में जब अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना तो अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। साफ्टा ने पूर्व के दक्षिण एशिया जो अधिमान्य व्यापार समझौते हुआ था, जो साप्टा प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट हुआ था, उसका स्थान लिया इसने, क्योंकि इसका उद्देश्य सार्क सदस्यों के बीच अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुल्कों को कम करना है। जो साफ्टा की स्थापना की गई थी उसका उद्देश्य था कि अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ जो भी टैक्स लग रहे हैं उसमें क्या कमी लानी है। अब आगे देखते हैं, सतीश जो एग्रीमेंट हुआ था उसको देख लें। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जिसे सतीश बोला जाता है। सतीश सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए GATS प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। अब आगे, शार्क विश्वविद्यालय। भारत में एक शार्क विश्वविद्यालय तथा पाकिस्तान में फूड बैंक एवं एक ऊर्जा भंडार की स्थापना की गई है। भारत में क्या है, एक शार्क विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, पाकिस्तान में फूड बैंक और ऊर्जा भंडार की स्थापना पाकिस्तान में की गई, याद रखिएगा इसको। भारत के लिए शार्क का महत्व क्या है। पहले, पड़ोस प्रथम की नीति। देश के समीपवर्ती जो भी पड़ोसी देश हैं उनको क्या प्राथमिकता देनी है। भू रणनीतिक महत्व क्या है, यह विकास प्रक्रिया एवं आर्थिक सहयोग में नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को आकर्षित करके चाइना की जो वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम है उसका विरोध कर रही है। सार्क देश में जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, अगर वो इकट्ठा हैं तो क्या चाइना को भी क्या कंट्रोल कर सकते हैं, चाइना को काउंटर कर सकते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता देखें, शार्क इन क्षेत्रों के बीच आपसी विश्वास एवं शांति स्थापित करने में सहयोग कर सकता है। वैश्विक स्तर पर इसकी क्या भूमिका रहेगी, यह भारत को अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेकर क्षेत्र में अपने नेतृत्व को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अब भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत सार्क की क्या भूमिका है उसको देखें कि दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं को दक्षिण पूर्व एशिया के साथ लिंक करके, मुख्य रूप से अब जैसे दक्षिण जो पूर्व एशिया के जो देश हैं उनमें जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, इन सभी क्षेत्रों के साथ व्यापार को बढ़ावा देके भारत के लिए आर्थिक एकीकरण एवं समृद्धि को आगे लाया जा सकता है। दक्षिण एशिया के साथ साथ आपके जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र हैं उनके मध्य भी क्या आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया जा सकता है। आइए अब आगे शार्क देशों के मध्य क्या चुनौतियां हैं उसको देखते हैं। शार्क देशों के मध्य सबसे बड़ी चुनौतियां क्या, आपसी सामंजस्य में कमी देखी जाती है
और बैठकों के मध्य कमी देखी जाती है। सार्क के सदस्य देशों के बीच अधिक अनुबंध किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही सम्मेलन के अतिरिक्त इन सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से कराने की आवश्यकता है। समन्वय क्षेत्र व्यापक होने के कारण यह ऊर्जा एवं संसाधन में परिवर्तन का नेतृत्व भी कर सकता है। अब देखो, अब आगे साफ्टा को देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या क्या थी। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था उसकी सीमाएं क्या क्या है। साफ्टा का क्रियान्वयन संतोषजनक नहीं रहा और यह मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक ही सीमित रहा। साफ्टा में क्या था कि साफ्टा में भी जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, उसको छोड़कर सिर्फ व्यापार वाणिज्य तक ही है सीमित रहा। अब इनके मध्य सार्क देशों के मध्य भारत और जो पाकिस्तान है उसका संबंध भी बड़ा महत्व रखता है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य बढ़ते तनाव एवं संघर्ष ने सार्क की क्षमताओं को कम किया है। सार्क के मध्य सदस्य देशों के मध्य बैठकों में कमी देखी जाती है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो भी टकराहट की स्थिति, तनाव की स्थिति देखी जाती है, जिनके कारण सार्क देशों के मध्य आपसी जो सामंजस्य हैं उसमें क्या तनाव की स्थिति देखी जा रही है। देशों के जो आगे की राह है उसको देखते हैं कि किस प्रकार ये चाइना को काउंटर कर सकता है। आइए उसको देखें। एक ऐसे क्षेत्र में जहां चीनी निवेश एवं ऋण अत्यधिक तेजी से बढ़ा है, सार्क विकास हेतु और अधिक स्थायी विकल्प प्रस्तुत करने के साथ ही व्यापार शुल्कों का विरोध भी कर सकता है। इसके अलावा यह दुनिया भर में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में श्रमिकों के लिए बेहतर शर्तों की मांग करने हेतु एक आम मंच की भूमिका भी निभा सकता है। सार्क क्या है? एक ऐसा संगठन है जो ऐतिहासिक और समकालीन रूप से दक्षिण एशियाई देशों की पहचान को दर्शाता है। जितने भी सार्क देश हैं वो देखिए कहीं ना कहीं से उनकी संस्कृति के आपस में जुड़ी हुई है। यह प्राकृतिक रूप से बनी एक भौगोलिक पहचान है। यहाँ की संस्कृति, भाषा और धार्मिक संबंध समान रूप से दक्षिण एशिया को परिभाषित करते हैं। जो भी जितने भी सार्क के सदस्य देश हैं वहाँ की जो संस्कृति है, भाषा है, धार्मिक जो संबंध है, कहीं ना कहीं आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और सभी सदस्य देशों द्वारा क्षेत्र में शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन की क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। सार्क को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति दी जानी चाहिए एवं दक्षिण एशिया के लोगों को, जो विश्व की जनसंख्या का 1/4 हिस्सा है, को अधिक लोगों से संपर्क स्थापित करने की भी पेशकश की जानी चाहिए। यह थे सार्क और उनसे संबंधित जो भी चुनौतियां हैं, जो आगे की राह है। सार्क में जितने भी सचिवालय हो गए, सार्क देशों के मध्य जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया, उनके बारे में हमने देख लिया। तो कैसी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।